हमारे पास एनिमल किंगडम हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में 11th वाली एनसीईआरटी में बेटा 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, 3 चैप्टर्स जो हमारे पास हैं, उनमें एग्जाम्पल्स ज्यादा हैं। एग्जाम्पल ज्यादा है और क्वेश्चंस जो आते हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड आते हैं। उनमें से एक हमारे पास प्लांट किंगडम था, जिसमें कंपैरेटिवली कम है और बाकी चैप्टर से जो मैं बताऊंगा। एक चैप्टर है हमारे पास एनिमल किंगडम और एक चैप्टर है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें एग्जाम्पल्स हैं। करने का तरीका कैसा है बेटा? करने का तरीका कैसा है? इन चैप्टर्स को करने का तरीका ये है, इन चैप्टर्स को करने का तरीका ये है बेटा कि इन चैप्टर्स में क्या करना चाहिए। कायदे से तो पहले आपको एग्जाम्पल्स याद करने चाहिए, हर एक ग्रुप के एग्जाम्पल। जैसे हमने प्लांट किंगडम में दिया भी था आपको याद करने के लिए कि प्लांट किंगडम में आप पहले एग्जाम्पल्स याद करो, उसके थ्रू हम क्वेश्चंस बना पाएंगे। अभी भी आपने सिर्फ प्लांट किंगडम समझा है, उसके क्वेश्चंस वाला लेवल करा नहीं हमने, पर उसके क्वेश्चंस वाले लेवल तक कैसे आएंगे, संडे तक हम आपको क्वेश्चंस देंगे, उसके थ्रू आप उस लेवल पे आएंगे, फिर उसको दोबारा से 2-3 बार टेस्ट करेंगे। ठीक है। एनिमल किंगडम भी थोड़ा सा वैसा ही चैप्टर है, जहां पर क्वेश्चन जो नीट के आते हैं या हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, तो सुन लो ध्यान से। उसमें कोई फीचर दिया रहता है और उस फीचर को हमें क्या करना होता है, उससे ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं। उस फीचर से हम क्या करते हैं? ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रुप आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब हुआ कि जो फीचर हमारे पास दिया हुआ होता है, मतलब मान लो कोई फीचर दे रखा होता है क्वेश्चन से, हम ये पहचानते हैं कि ये फीचर किस ग्रुप का है। आर्थ्रोपोडा है, स्पॉन्जिस है, फिशेस है, मैमल्स है, और फिर उन एग्जाम्पल्स में से हम वो एग्जाम्पल मार्क करते हैं जिसका वो फीचर है। इस तरीके से बेटा आपका चैप्टर में ये क्वेश्चंस आते हैं एनिमल किंगडम के। पुराना ट्रेंड ये था, मैं कुछ चीजें क्लियर बताना चाह रहा हूँ बेटा आपको। ये पुराना ट्रेंड ये था कि इससे अराउंड 4 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, क्लियर। अभी रिसेंटली 2 से 3 आ रहे हैं, थोड़े क्वेश्चंस कम हुए हैं, पर 2 से 3 भी एक चैप्टर से काफी ज्यादा होता है। और रिसेंट ट्रेंड ये है कि प्योर एनसीईआरटी आ रही है, एक्स्ट्रा नहीं आता। पहले काफी सारा एक्स्ट्रा आता था, तो बहुत सारी बुक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, हमें वो नहीं बनाने। हमें क्या करना है, हमें इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड बनाने हैं। वही नीट में आएगा और वही आपके स्कूल के एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे इस पे मैं बात करना आपको स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसको जरा देखते हैं हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनो बेटा, मैं रिलेट करते हुए जाऊंगा सारी चीजें। देखो, आपने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जब आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आपने पढ़ी थी, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? जब आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब पढ़ी थी, ठीक है, स्कूल्स लेवल पे एग्जांपल बेस्ड नहीं आते, फीचर्स आते हैं कि राइट 5 फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, लाइक राइट 4 फीचर्स ऑफ मैमिलिया और कंपेयर डिफरेंसेस बताना, या किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का के बारे में लिखना, जैसे ये स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है। स्कूल लेवल पर ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं बेटा, जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो उसमें सबसे पहले हमने मोनेरा पढ़ा था, फिर हमने प्रोटिस्टा पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा? फंजाई। ये हम पढ़ चुके हैं सारा। फिर हमने प्लांटेई पढ़ लिया, और फिर हमारे पास एनिमल किंगडम आया। अब एनिमल किंगडम के कुछ जनरल फीचर हमें चाहिए जो सारे एनिमल्स में हो, मतलब कि हमारे पास, ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास ध्यान से सुनो, प्रोटिस्टा में एक ग्रुप ऐसा था जिसका फीचर एनिमल किंगडम से मिलता था, उसका नाम था प्रोटोजोआ। हम ये कह रहे हैं कि जो एनिमल किंगडम है, इसके हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं जो पूरे ग्रुप में सिमिलर होंगे। जैसे एनिमल किंगडम के हर एक मेंबर में क्या होना चाहिए? सेल वॉल एब्सेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? सेल वॉल एब्सेंट होनी चाहिए। ये चीज समझ आ रहा है बेटा? उसके अलावा ये स्ट्रक्चर्स नहीं होने चाहिए। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। तीसरा, सेंट्रियोल होता है बेटा, सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा। क्लियर?
मतलब जो एनिमल सेल्स के नॉर्मल फीचर होते हैं वो वाले फीचर इस एनिमल किंगडम के सारे ऑर्गेनिजम्स में होंगे। जैसे हम कह सकते हैं बेटा वैक्यूल स्मॉल होगा, तो ये सारे फीचर्स हमारे पास किसके हैं, एनिमल के, मतलब किसी एनिमल सेल के फीचर है, वो सारे एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में होंगे, सब में होंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करते हैं, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ते हैं, जरा टॉपिक को पढ़ने का तरीका समझना। देखो आपको तरीका समझ आएगा तो इजी होगा थोड़ा सा पढ़ना। देखो हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे, मतलब बेसिक टर्म्स आएंगी, कुछ हम बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स हम एनिमल किंगडम में यूज करने वाले हैं, है ना। बेसिक टर्म्स है या बेसिक डिटेल जानेंगे। उसके बाद क्या करना चाहिए हमें बेटा, उसके बाद हमें एग्जांपल्स याद करने चाहिए, किसके, एनिमल किंगडम के। क्लियर। और एनिमल किंगडम के एग्जांपल्स हम कैसे याद करेंगे, सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट के करेंगे और दूसरा फिर वर्टिब्रेट के करेंगे। अब ये क्या है, हम लोग इसको समझना है। क्लियर। या पहले हम नॉन कॉर्डेट के करेंगे फिर कॉर्डेट के करेंगे। तो एनिमल किंगडम की हमारे पास जो ग्रुप होती है, तो इनिशियल हमारे पास जो फाइलम्स है उनकी मैं बात कर लेता हूं। तो देखो मैं क्या बता रहा हूं, सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स याद कर लिए जाए, ठीक। उसके बाद हम इसको फाइलम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले जो फाइलम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉरीफेरा, है ना, पॉरीफेरा पढ़ेंगे। अब आप एक चीज समझो बेटा ध्यान से, जब हम कोई भी फाइलम पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका क्या होगा हमारा, जैसे हम प्लांट किंगडम में पढ़ रहे थे या फंजाई में पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे आप बताओ, आप खुद सोचो। सबसे पहले हम क्या पढ़ते थे, सबसे पहले वो कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि चीजें कहाँ मिल रही है ना, कहाँ मिल रही है ये चीजें देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे उसके फीचर्स पढ़ेंगे कुछ, तो कहाँ मिल रहा है, हैबिटाट के बाद हम उसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर मतलब सिमेट्री वगैरह, ऐसा आपने 9th में भी सुना हुआ है, कुछ सिमेट्री होती है, कुछ सिलोम होता है, ये बातें पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें हम कुछ वो वाले फीचर्स पढ़ेंगे कि इसमें डाइजेशन कैसा है। देखो मेरी बात सुन, आप अगर ध्यान से सोचोगे तो हम इन फीचर्स को पढ़ेंगे इसके, कि इसमें डाइजेशन कैसा हो रहा है, इनमें रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है, इनमें सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, एक्सक्रीशन कैसा है, इन चीजों को हम पढ़ेंगे फिर। क्लियर, ये चीज समझ आ रही है, इन चीजों को पढ़ेंगे। सर एक्सक्रीशन के बाद मूवमेंट कैसी है इसकी, फिर मूवमेंट के बाद क्या न्यूरॉन्स हैं कि नहीं है, फिर उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में। तो फाइलम जब भी हम पढ़ेंगे इन डिटेल्स के साथ जाएंगे। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये चैप्टर एक्चुअल में मूव कैसे करेगा। मूव ऐसे करेगा कि सबसे पहले हम बेसिक टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं जो एनिमल किंगडम को समझने में हेल्प करेंगी। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स भेजूंगा ग्रुप में, आपने याद करने और लिख कर याद करने। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने मुझे प्लांट किंगडम का वो भेजा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग सीरियसली कर नहीं रहे हैं, तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन करते हैं बेटा, ठीक है। मैंने भेज दिया, सोल्यूशन करते हैं। कुछ बच्चों ने भेजा है, कुछ ने। एनिमल किंगडम में स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक फीचर से, ध्यान से सुनना, यहीं से चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कुछ बेसिक फीचर्स हैं, इसमें नई नई टर्म्स आएंगी, हर एक टर्म का मीनिंग समझोगे तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा। पहले ध्यान से सुनना बेटा, बेसिक फीचर में सबसे पहला फीचर, फर्स्ट फीचर जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस पे हम बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना जो समझा रहा हूं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला बेसिक फीचर है जिसके बारे में आप जान रहे हैं। सबसे पहले ये समझो बेटा, सबसे पहले ये समझो कि जो हम एनीमिलिया पढ़ रहे हैं, एनीमिलिया के सारे मेंबर मल्टी सेलुलर हैं। सारे मेंबर कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। सारे मेंबर कैसे हैं बेटा, मल्टी सेलुलर है। सारे मेंबर में बहुत सारे क्या है हमारे पास, सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं। सारे मेंबर हमारे पास कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। क्लियर, सारे मेंबर हमारे पास कैसे हैं बेटा, मल्टी सेलुलर है। अब जरा मेरी बात सुनो, अब हम क्या पढ़ते हैं, जब हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे होते हैं
कि ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, मतलब इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ये किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला लेवल हमारे पास है सेलुलर, सबसे पहला लेवल है सेलुलर। सेलुलर का मतलब ये हुआ हमारे पास इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। इस तरीके से हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होंगे, इन्हें हम कहते हैं सेलुलर। सेलुलर में क्या होता है, सेलुलर में क्या होता है, ये सेल्स मतलब ये है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट इन सेल्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, नो कोऑर्डिनेशन। नाउ मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब कि ये सेल्स आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करते। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है सेलुलर। सेलुलर का मतलब सिर्फ सेल्स का एक एग्रीगेशन टाइप का बन गया, मतलब खूब सारे सेल्स प्रेजेंट है साथ में, पर वो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे, इनको क्या चाहिए, अलग अलग काम कर रहे हैं, पर है ये सारे बेटा क्या नाम है, मल्टी सेलुलर में। दूसरा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कोलोनियल। कोलोनियल में तो उसका बेटा, कोलोनियल का मतलब होता है वहां पर वो साथ में रह रहे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। यहाँ हर एक सेल, ईच सेल इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म, ये सेल कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किसी ऑर्गेनिज्म के पार्ट है। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास सेलुलर, सेल्स ऐसे प्रेजेंट है। दूसरा लेवल होता है बेटा, दूसरा लेवल का मतलब ये पहला लेवल है, ये हमें कहां मिलेगा, ये हमें कहां मिलेगा बेटा, ये हमें मिलता है स्पॉन्जिस में, ये हमें कहां मिलेगा, स्पॉन्जिस में, ठीक है, स्पॉन्जिस में मिलेगा। अब दूसरा लेवल आओ, एक मिनट बेटा, बोलो। ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर, जहां पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन, हाँ, स्पॉन्जिस मींस पॉरीफेरा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है सेल्स के बीच में, दे आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंपल एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका पार्ट है। इनमें हर एक सेल जो है अपना काम कर रहा है, न्यूट्रिशन लेना है, सब कुछ लेना है, ठीक है, क्लियर। एज अ टिश्यू काम नहीं कर रहा, क्योंकि टिश्यू में उन सबका एक कॉमन फंक्शन की तरफ काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये स्पॉन्जिस है, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास स्पॉन्जिस होता है। तो स्पॉन्जिस जो है उसमें उसमें जो सेल्स हैं वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब उसमें कोई प्रॉपर टिश्यू नहीं बना होता, लेयर्स बन सकती हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब एक टिश्यू की फॉर्म में काम कर रहे होंगे, क्लियर। तो वो काम कर रहे होंगे मे भी, लेकिन वो ऐसा टिश्यू की फॉर्म में काम नहीं कर रहा होगा। इसे कहते हैं लोएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये मल्टी सेलुलर में। लोएस्ट मतलब सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर, ठीक है, जहां पे सेल्स एज अ एग्रीगेट प्रेजेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है, क्लियर, कुछ नहीं कर रहा है। मतलब खाना आ रहा होगा तो सरफेस से आ रहा होगा, सबको आ रहा होगा सरफेस से, ऐसा कुछ है, क्लियर। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास बेटा लेवल है टिश्यू, सेकंड लेवल है हमारे पास टिश्यू। टिश्यू का क्या मतलब होता है समझना, टिश्यू का मतलब होगा कि सेल्स क्या करेंगे, सेल्स अरेंज होके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना देंगे जो अपना एक फिक्स टाइप का फंक्शन कर रहे होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, मेरी बात एक चीज और समझो बेटा, जब भी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा उसमें न्यूरॉन्स नहीं हो सकते, क्योंकि न्यूरॉन्स का काम है कोऑर्डिनेशन, तो एक तरीके की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है सेलुलर में। टिश्यू वाले में क्या होता है बेटा, टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में क्या होता है कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है ये, तो यहां पर कुछ सेल्स, ये सेल्स इकट्ठा होके एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, एज अ यूनिट टिश्यू की तरह से काम कर रहे हैं, टिश्यू की तरह से क्या है, फंक्शनल है, ठीक। फिर यहां पर कुछ सेल्स हैं जो अलग टिश्यू की तरह काम कर रहे हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म में कई तरह के टिश्यू हैं, पर ये आपस में टिश्यू का मिलके काम नहीं, जैसे ये टिश्यू है, दिस इज वन टिश्यू, दिस इज अनदर टिश्यू। तो ये जो सेल्स हैं बेटा, ये सब मिलके आपस में टिश्यू बना दिया, पर दो टिश्यू आपस में साथ में काम नहीं कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं बेटा टिश्यू लेवल। क्योंकि अगर ये साथ में काम करेंगे तो ये एक ऑर्गन बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता।
तो सेलुलर के बाद थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन आया सेल्स के बीच में, ठीक है, और उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स हो सकते हैं या न्यूरॉन्स आ सकते हैं, क्लियर। तो उसे हम कहते हैं बेटा कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू का। मतलब सेल्स धीरे धीरे और ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं और ज्यादा एक दूसरे की हेल्प की तरफ जा रहे हैं, क्लियर। तो सबसे लोवेस्ट लेवल है हमारे पास सेलुलर, सेकंड लेवल है टिश्यू। बोल बेटा। सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले आई हमारे पास सेलुलर फॉर्म। सेलुलर का एग्जांपल है पॉरीफेरा, स्पॉन्जिस कहते हैं जिसे, इनके अंदर टिश्यू नहीं होता कोई। सेकंड फॉर्म आ गई हमारे पास टिश्यू। टिश्यू का मतलब है कि अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन आ गई है सेल्स के अंदर, कोऑर्डिनेशन इन सेल्स फॉर कॉमन फंक्शन। कुछ कॉमन फंक्शन करने के लिए कोऑर्डिनेशन आ गई है, उसको हमने क्या बोल दिया, टिश्यू बोल दिया। तीसरा थर्ड हमारे पास है बेटा, थर्ड हमारे पास है ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब मान लो इन टिश्यूज ने मिलकर कोई ऑर्गन बना दिया। ऑर्गन जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गन की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो उसने ऑर्गन में एलिमेंट्री कैनाल जैसा कुछ बना दिया, ठीक है, क्लियर। विद इन टिश्यू होता है, नॉट बिटवीन टिश्यू। टिश्यू में कोऑर्डिनेशन विद इन टिश्यू होगा, दो अलग अलग टिश्यूज के बीच में एज सच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ऑर्गन क्या होता है बेटा, मैनी टिश्यूज टुगेदर फॉर्म ऑर्गन। काफी सारे टिश्यूज मिलकर क्या बना देते हैं बेटा, ऑर्गन्स। क्या बना देते हैं, ऑर्गन्स। हाँ बेटा, न्यूरॉन्स हमारे पास जब टिश्यू बना था तब से बनने स्टार्ट हो गए थे। न्यूरॉन्स जो थे जब से टिश्यू बना था तब से बनने स्टार्ट हो गए थे हमारे पास। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेलुलर में कोऑर्डिनेशन सबसे कम है, टिश्यू में थोड़ी सी है सेल्स के बीच में जो एक ही साथ काम कर रहे हैं। ऑर्गन का मतलब क्या है, काफी सारे टिश्यूज मिलकर एक सिंगल ऑर्गन बना सकते हैं। एक सिंगल क्या बना सकते हैं, ऑर्गन बना सकते हैं। ये चीज समझो। ऑर्गन के बाद हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम। अब नाउ व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम। जैसे मान लो ये हार्ट है, तो हार्ट हमारे पास एक ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन में कई तरह के टिश्यू हैं। एक टिश्यू ऐसे हैं जो मतलब हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें नोडल टिश्यूज कहते हैं। फिर दूसरा हमारे पास मसल्स होती हैं, उसमें कुछ मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। हार्ट में कौन सी मसल होती है भाई, कार्डियक मसल है ना, कार्डियक मसल्स। तो इस कार्डियक मसल ने, इस नोडल टिश्यूज ने, और हार्ट के बाहर, ये हार्ट है, देखो बेटा ये हार्ट है, इसके बाहर इसको प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर भी होती है ना, एक एपिथेलियम लेयर है जिसे हम कार्डियल लेयर बोल सकते हैं, क्लियर। तो वो जो लेयर है, तो वो तो एक एपिथेलियल टिश्यू है। वो क्या है बेटा, एक एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, नोडल टिश्यू, दे आर फॉर्मिंग वन ऑर्गन। नाउ अगर हार्ट जो है वो ब्लड वेसल्स के साथ काम कर रहा है, समझ आ रहा है बेटा, ब्लड वेसल्स के साथ काम कर रहा है, साथ में ब्लड भी इंक्लूड हो गया, तो अब ये पूरा एक हमारे पास क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम, जिसे आप क्या नाम दे देते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम दे देते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये समझ आ रहा नहीं आ रहा, बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। ध्यान से जो बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। आपको ये समझ आना चाहिए बेटा कि हम पहले जो फाइलम पढ़ेंगे, सबसे पहली फाइलम हम पढ़ेंगे ऐसे, फाइलम जो पढ़ेंगे पहले उनमें उनके नाम लिख रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले हो क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा, फिर हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा, फिर हम पढ़ेंगे निडेरिया, फिर हम पढ़ेंगे टीनोफोरा, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फ्लैटवर्म वाली, क्लियर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्लैटवर्म पढ़ेंगे। फ्लैटवर्म की जो हमारे पास फाइलम है उसको हम पढ़ेंगे, क्लियर। उसके बाद हम राउंड वर्म की फाइलम पढ़ेंगे जिसे एस्की हेलमिन्स कहते हैं। फिर हमारे पास जो फाइलम आ जाएगी वो एनिलिडा आ जाएगी जिसमें अर्थवर्म होता है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं, इन बातों को क्यों बता रहा हूं, ये आपको भी हेल्प करेगी, क्लियर।
एक रुक जा बेटा, रुक जा, एक सेकेंड रुक जा। एनिलिडा के पास हमारे पास आर्थ्रोपोडा आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलुस्का, मोलुस्का के बाद हमारे पास आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये सारे बेटा, ये सारे हमारे पास अभी नॉन कॉर्डेट्स हैं। इसके अलावा एक प्रोटोकॉर्डेट भी है, उस पर बात करेंगे, सॉरी इसके बाद अलावा हमारे पास एक और है हेमिकॉर्डेटा, उस पर बात करेंगे। पर पहले कुछ ये फाइलम्स देखो, मैंने ये जो फाइलम्स लिख दिया आपके सामने, क्लियर, ये हमने बेटा टोटल 8 लिख दिया आपको यहाँ पे। तो देखो हो क्या रहा है, मेरी बात सुनना ध्यान से, सॉरी 9 लिख दिया आपको टोटल हमने यहाँ पे। एक मिनट रुको बेटा, टोटल हमने 9 फाइलम लिख दिया आपको। एक मिनट बेटा, मेरा कहने का यहाँ पर मीनिंग ये है, देखो लाइफ कैसे जाएगी, आपको सबसे पहले इनके नाम सीक्वेंस वाइज याद रखो, इससे फायदा होगा। जैसे इसमें मेरे पास टिश्यू मिलता है, सॉरी इसमें मेरे पास सेलुलर मिलेगा, सबसे पहला है ना, इसमें मेरे पास क्या मिलेगा, सेलुलर मिलेगा। इन दोनों में मेरे पास क्या मिलता है, टिश्यू लेवल मिलता है। क्या मिलता है मेरे पास, टिश्यू लेवल मिलता है। क्लियर, टिश्यू लेवल मिलता है। ये चीज समझ आ रहा है बेटा, हमारे पास इनमें हमारे पास क्या मिलता है बच्चे, टिश्यू लेवल मिलता है। ये चीज क्लियर है, बोलो, ये चीज समझ आ रही है बेटा। फिर हमारे पास ये जो रहेगा आगे, हम और आगे बढ़ेंगे तो इसमें मेरे पास क्या मिलेगा, इसमें हमारे पास ऑर्गन मिलेगा। इनमें हमारे पास क्या मिलेगा, ऑर्गन मिलेगा। जो ये है हमारे पास फ्लैट वॉर्म, इसमें मेरे पास ऑर्गन मिलेगा। यहां से मेरे पास ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग ये होगा कि आप देखोगे एवोल्यूशन ऐसे इस डायरेक्शन में चीजें बदल रही होंगी। क्लियर, इस डायरेक्शन में हमारे पास चीजें बदलेंगी। सबसे पहले सेलुलर आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, टिश्यू आएगा। क्लियर, सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सबसे पहले हमारे पास सेलुलर आएगा, फिर हमारे पास, क्लियर, फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा, हमारे पास क्या आएगा, टिश्यू लेवल आएगा, उसके बाद ऑर्गन आएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम आएगा। तो धीरे धीरे आप देखोगे एवोल्यूशन इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब चीजें और ज्यादा बढ़ रहे होंगे। अब देखो पॉरीफेरा में सेलुलर था, इनमें न्यूरॉन्स नहीं होते, ये एनिमल में न्यूरॉन्स नहीं थे। तो न्यूरॉन्स फर्स्ट टाइम सीलेंट्रेटा में आए, क्योंकि टिश्यू के अंदर सेल्स को आपस में क्या कराना था, कोऑर्डिनेशन कराना था। तो एवोल्यूशन इस तरीके से दिखेगा। अगर आप एवोल्यूशन देख पाएंगे एनिमल किंगडम में तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा बेटा, काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों, क्योंकि आपको चीजें समझ आएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको इनमें एवोल्यूशन देखना है। एवोल्यूशन मतलब चीजें कैसे कैसे हमारे पास बदल रही हैं। क्लियर, कैसे कैसे हमारे पास चीजें बदल रही हैं। तो जो हम लोग इसमें बात करेंगे बेटा, बात करेंगे उसमें हम कहेंगे कि जो हमारे पास ये कैसे चीजें बदल रही हैं। जैसे यहाँ पर टिश्यू लेवल आ गया, क्लियर, ये चीज समझ आ रही है बेटा, टिश्यू लेवल आ गया, क्लियर, उसमें हमारे पास ऑर्गन आ गया, इसमें इसके बाद ऑर्गन सिस्टम आ गया। तो ऐसे चल रहे हैं हम। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो ध्यान से बेटा। अब अगर मैं आपको ये बात, ये सीक्वेंस याद कर सकते हैं, एक बार सीक्वेंस याद कर लो, पढ़ना आसान, सीक्वेंस जरूरी है आपके लिए। देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला बेटा कि सबसे पहला लेवल आया सेलुलर, सेलुलर पॉरीफेरा में आया जो इनिशियल फाइलम थी। फिर आया आपके पास टिश्यू, टिश्यू के बाद कौन सा लेवल आया, ऑर्गन, टिश्यू से ऑर्गन बन गए। जब ऑर्गन साथ काम करने लगे तो क्या आ गया, ऑर्गन सिस्टम आ गया। अब इसके बाद क्या कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि अब ऑर्गन सिस्टम्स में मॉडिफिकेशंस हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां एग्जांपल ले लेता हूं सर्कुलेटरी सिस्टम का, मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम का, ध्यान देना। अगर मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो हमें यहां पर क्या समझ आएगा, हमें यहां पर ये समझ आएगा बेटा, हमें यहां पर ये समझ आएगा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका, वो हमारे पास दो तरीके के मिले। जो इनिशियल ऑर्गेनिज्म आए उनमें वो ओपन टाइप का मिला, और बाद में जो ऑर्गेनिज्म आए उसमें क्लोज टाइप का मिला। मतलब अगर मैं हायर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, हायर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, हायर ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे मैमल्स, बर्ड्स, सही है, रेप्टाइल्स, इसमें क्लोज टाइप का होता है। अब ये ओपन और क्लोज टाइप क्या है, देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा जब ऑर्गन सिस्टम बन गया, अब ऑर्गन सिस्टम में मॉडिफिकेशंस हो रही है। ऐसा नहीं कि इसके ज्यादा हायर ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। अब जैसे ही ऑर्गन सिस्टम बना है
उसके बाद मॉडिफिकेशन हो रही है। तो हमने यही तो बोला आपको, हमने कहा पहले क्या हुआ, पहले धीरे धीरे सेलुलर से टिश्यू बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ऑर्गन सिस्टम में नई नई चीजें बनी। कैसे? जैसे ओपन टाइप का क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। ओपन टाइप का क्या मीनिंग होता है बेटा? ओपन टाइप का मीनिंग ये होता है कि हमारे पास जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं, और ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी की वॉल है, इसके बीच में एक कैविटी है, ये मान लो कोई बॉडी कैविटी है। तो ब्लड जो है वो इसमें फ्लो कर रहा है, ब्लड जो है वो इसमें फ्लो कर रहा है, और जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली बात हो रहे हैं, मतलब जो भी टिश्यूज हैं, टिश्यूज एंड सेल्स डायरेक्टली बात हो रहे हैं। बात का क्या मतलब है? उसमें डूबे हुए हैं, डायरेक्टली बात इनटू किसके अंदर बेटा? इनटू ब्लड, उसमें डायरेक्टली डूबे, डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर? लेकिन ब्लड किसी ट्यूब्स में फ्लो नहीं कर रहा, नॉट फ्लो इन ट्यूब, ट्यूब्स में फ्लो नहीं कर रहा। इसे हम कहते हैं बेटा ओपन टाइप, इसमें स्पीड कम होती है ब्लड के फ्लो की। क्लोज टाइप हमारे अंदर है, बर्ड्स के अंदर है, रेप्टाइल्स के अंदर है। इसमें क्या हो रहा है भाई क्लोज टाइप में? क्लोज टाइप में क्या हो रहा है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें हमारे पास एक हार्ट होगा जिसे आप पंप कह रहे हो। ये पंप क्या कर रहा है? ब्लड को ऐसे पंप कर रहा है, और ब्लड को पंप कर रहा है बहुत ज्यादा पाइप्स में जिनका डायामीटर अलग है। बेटा डायमीटर अलग करने का फायदा ये होता है, देखो एक पाइप को बहुत सारे पाइप में डिवाइड करने का मीनिंग तो समझ आता है कि सबको ब्लड भेजना है, पर डायमीटर अलग करने से प्रेशर चेंज नहीं होता। मान लो एक बहुत मोटी ट्यूब है, ये यहां से इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, पंप ने यहां से फोर्स लगा दी, तो जब थोड़ा आगे जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी ब्लड को थोड़ी पतली ट्यूब्स में डिवाइड कर दूं तो फोर्स बढ़ी रहेगी ना, फोर्स कम नहीं होगी। ये चीज समझ आ रहा है? ये क्लियर है? ये चीज समझ आ रहा है? नहीं अजय वैसा नहीं, क्योंकि यहाँ पंप काम कर रहा है, ध्यान से समझो। दूसरी चीज बेटा, तो क्लोज का मतलब ये होता है, क्लोज का मतलब होता है कि जो ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करेगा किसमें? क्लोज ट्यूब्स में, जिनका डायमीटर अलग है, जो डिफरेंट डायमीटर की है, और वो फ्लो करके वापसी पंप में ऐसे डिवाइड करता चला जाएगा, और फाइनली वो एक ट्यूब के थ्रू इस पंप में वापसी आएगा। अच्छा, अगर आपको इससे निकालना है कोई चीज, मान लो आपको, फिर सेल्स को कैसे मिलेगा? तो सेल्स को देने के लिए हमारे पास अलग से भी फिर ट्यूब्स बनाई गई हैं जिन्हें हम लिम्फ कहते हैं। याद है? सेल्स के एक्सचेंज के लिए फिर हमारे पास लिम्फ होता है। तो लिम्फ एक्चुअल में क्या है? क्योंकि इस ट्यूब को नहीं खोल सकते, ये ट्यूब तो बंद रहेंगी। बंद रहने का मतलब ये है कि इन ट्यूब्स में ऐसा नहीं कि खुली रहे, बिल्कुल ये खुली रहेंगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो उस प्रेशर को बनाए रखने के लिए ट्यूब्स बंद रहती हैं। क्लियर? तो लिम्फ का काम होता है इस ट्यूब से और सेल के बीच में एक्सचेंज करना, या सेल के बाहर कुछ ईसीएफ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो करता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं बेटा कि जब ऑर्गन सिस्टम आया तो अब इस ऑर्गन सिस्टम में एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है? इस ऑर्गन सिस्टम में धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है। जैसे पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आया, फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। जैसे अगर मैं आपको रियल में बताऊं डिफरेंस बिटवीन अर्थवॉर्म, अगर आप मेरे से पूछेंगे अर्थवॉर्म में हेमोग्लोबिन होता है, मैं कहूंगा होता है, लेकिन ह्यूमन में और अर्थवॉर्म के हेमोग्लोबिन में क्या फर्क है? ह्यूमन में ये हेमोग्लोबिन इस सेल के अंदर होता है जिसका नाम आरबीसी है, इस सेल के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। पर अर्थवॉर्म में वो हेमोग्लोबिन उसके प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा मतलब पानी में घुला रहता है हेमोग्लोबिन। तो इसका ब्लड भी रेड हो सकता है, इसका ब्लड भी रेड हो सकता है, पर अलग मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो हमारा बेटर मैकेनिज्म है जिसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें चीजों को बार बार जल्दी जल्दी घुमा सकते हैं और चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज समझ आई आपको कि जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे हमारे पास बेटा सिचुएशन सुधरेगी, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मतलब ऑर्गन सिस्टम में भी बदलाव आते हैं। क्लियर? और वो कैसे आ सकते हैं? जैसा भी हम बात करें इसमें, इस तरीके का वो आ सकता है। ठीक है? क्लियर?
हाँ बेटा, स्पीड नहीं बोल सकते। कैसे स्पीड बोल रही है? अब सुन लो ध्यान से। फर्स्ट फीचर हमने पढ़ लिया। सेकंड फीचर हमारे पास बॉडी प्लान है। सेकंड फीचर हमारे पास क्या है? बॉडी प्लान। बॉडी प्लान क्या होता है बेटा? ध्यान से समझेंगे, ध्यान सुनो। बॉडी प्लान का क्या मतलब है? देखो देखो, ये सेल्स आपस में ऐसे इकट्ठे होके कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है सेल, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है सेल्स ने, ठीक। एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ ऑर्गेनिज्म ऐसा है, ठीक है। ऐसा मुझे होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है, ये उसकी बॉडी की आउटर लेयर्स हैं और ये उसमें एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है, ठीक। मतलब बॉडी प्लान का मतलब कि जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वो किस तरह के प्लान में मिल जाते हैं हमें, इसे हम कहते हैं सेल एग्रीगेशन प्लान। सेल एग्रीगेशन प्लान का मतलब सिर्फ सेल्स के एक एग्रीगेशन है, क्लियर। इसे कहते हैं ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक प्लान का क्या मतलब हुआ भाई? इस एंड पर एक ओपनिंग है, दूसरे एंड पर क्या है? नो ओपनिंग। नो ओपनिंग। तो उसे हमने क्या नाम दिया? ब्लाइंड सैक प्लान, ठीक है। उसे हमने क्या नाम दे दिया? ब्लाइंड सैक प्लान, क्लियर। अब ये हमारे पास ध्यान सुनो बेटा। अब ये हमारे पास क्या है? ये बॉडी वॉल है, ये आपकी बॉडी वॉल है, ठीक। और ये क्या है? आपका एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल समझ में आता है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल समझ में आता है? पाइप। इसमें ये हो सकता है माउथ है और यहां एनस है, ठीक। एनस है तो माउथ है और हमारे पास एनस है। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं बेटा, हम यहां पे ये कह रहे हैं, इस प्लान को हम नाम दे देते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। समझ आया? एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, क्लियर? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर हम इस बात को समझ पा रहे हैं तो जरा एक बार फाइलम वाइज जाता हूं और आपको समझाता हूं सारी बात। ध्यान सुनो। फर्स्ट फाइलम हमने क्या बात की थी? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा स्पॉन्जीज में खाली सेल्स का ऐसे एग्रीगेशन है, ठीक है। सेल्स का एग्रीगेशन होता है पॉरीफेरा, मतलब सेल्स का बना होता है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से एग्रीगेशन होता है सेल्स का। पॉरीफेरा मतलब इस तरीके से दिखते हैं ऐसे, ऐसा सेल्स का एग्रीगेशन होता है। तो जो पहला प्लान है जिसे हम कहते हैं सेल एग्रीगेशन प्लान, वो पॉरीफेरा में है, ठीक है, पॉरीफेरा में है। उसके बाद आ जाते हैं हम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा क्या होते हैं? हाइड्रा होता है, मान लो। हाइड्रा कैसा होता है? इस तरीके का होता है बेटा। हाइड्रा जो हमारे पास होता है, हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा। हाइड्रा का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। इधर माउथ होता है और ऐसे टेंटिकल्स होते हैं उसमें, इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। ये माउथ है। अच्छा, माउथ के बाद कोई और ओपनिंग नहीं होती, यहां से बंद होती है ओपनिंग, यहां से क्लोज होती है। तो ये सीलेंट्रेटा कौन सा प्लान हो गया बताओ? ब्लाइंड सैक प्लान। ये ब्लाइंड सैक प्लान हमारे स्टेनोफोरा स्टीनोफोरा में भी होता है। तो इसका मतलब पॉरीफेरा और इन दोनों में तो हमें पता चल गया। फिर जब हम आते हैं फ्लैट वॉर्म में, तो फ्लैट वॉर्म में मुझे क्या दिखता है? मुझे ये बॉडी कवर दिखता है ऐसा, और एलिमेंट्री कैनाल दिखती है, पाइप दिखता है, क्लियर? पाइप दिखता है ऐसे अंदर। लेकिन पाइप में यह एनस नहीं होता, ठीक है। पाइप में क्या नहीं होता? इस तरीके से एनस नहीं होता। तो जैसे ये बॉडी वॉल होती है, ये क्या होती है हमारे पास? बॉडी वॉल होती है। और ये वाली हमारे पास क्या होती है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल होती है। और ये हमारे पास क्या होता है? ब्लाइंड सैक होता है। यहां से मतलब ये ओपनिंग यहां से क्लोज होती है एक तरीके से।
पर हम क्योंकि ये ट्यूब बन गई होती है, ये ट्यूब बन गई होती है दो, तो इसे मैं ट्यूब विद इन ट्यूब में मानता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसकी एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है ना। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल का मतलब एक ऐसा पाइप जिसकी दो ओपनिंग हो। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग नहीं है तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट। इसके बाद से जो भी फाइलम है, कौन सी आएगी इसकी अगली फाइलम? ये फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी आएगी? राउंड वॉर्म, जिसको आप क्या कह रहे हो? एस्की एलिमेंट्स। उनमें प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल विद टू ओपनिंग, एक इधर बन जाती है। तो एस्की हेल्मिन्स के बाद से सब में मुझे कौन सा प्लान मिलता है? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। कोई डाउट है यहां तक? बोलो बेटा। सर बोल बच्चे। सर पॉलीफेरा में भी तो है। सिमेट्री क्या होता है? देखो, सिमेट्री का मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी प्लेन से कट करते हैं, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, आपने इसके थ्रू एक प्लेन पास कर दिया। प्लेन का मतलब ऐसे कोई लाइन पास कर दी इसके थ्रू, तो जो ये हाफ और ये हाफ बने, अगर ये एक दूसरे का मिरर इमेज हो तो हम कहेंगे उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है किसी तरीके की। मतलब हम कहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म को सिमेट्रिकल कब बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म को हम सिमेट्रिकल कब बोलते हैं? सिमेट्रिकल कब बोलते हैं? कि जब हम कोई लाइन पास करें। लाइन का मतलब कोई प्लेन पास करने पर जो दो हाफ बने, दो हाफ बने, एक हाफ ये, मतलब यहां से ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, दो हाफ बने, वो क्या हो एक्चुअल में? दो हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज हो। दो हाफ उस एक दूसरे की क्या हो? मिरर इमेज हो। उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री। उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं बेटा। उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री, है ना। इसे हम सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा, हम ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान सुनेंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म से कोई लाइन पास करने पर मिरर इमेज बना पाता हूं तो उसे मैं सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहता हूं। उसे मैं सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहता हूं। क्लियर? क्लियर। तो उसे मैं बोलता हूं बेटा सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्योंकि उससे हमने क्या किया? एक लाइन पास करके दोनों मिरर इमेज बना दी। जैसे मान लो ये फिश है, ये फिश है, आपने ऐसे लाइन पास करी और ये जो दो स्ट्रक्चर बने, एक ये और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, उसे सिमेट्री कहते हैं। पहले तो सिंपल सिमेट्री का मीनिंग समझो। अब आ जाओ कि हम सिमेट्री को लेकर कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरीके का है। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। ऐसे मान लो स्पॉन्जीज में आता है ये, ऐसा कुछ है, जिसको मैं किसी भी प्लेन से डिवाइड कर दूं, मिरर इमेज नहीं बन सकती। मतलब कहीं से भी काटूं, दो हाफ मिरर इमेज नहीं बनेंगे। तो मैं इसको कट करूं, इफ कट एट एनी प्लेन, क्या पॉसिबल नहीं है? नो मिरर इमेज बनेगी, कोई मिरर इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल। क्या बोल रहे हैं बेटा? एसिमेट्रिकल बोल रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने नाम दे दिया एसिमेट्रिकल। क्या नाम दे दिया हमने? एसिमेट्रिकल। हम इस तरीके से पास कर रहे हैं, मिरर इमेज बन रही है, इसको हमने नाम दे दिया एसिमेट्रिकल, है ना। क्या नाम दे दिया हमने इसको? एसिमेट्रिकल नाम दे दिया। यहां तक समझ आ गया? ये हमारा एसिमेट्रिकल हो गया। मतलब कि अगर मैंने इसको किसी प्लेन से काटा तो मेरे पास कोई मिरर इमेज नहीं बनी, तो एसिमेट्रिकल कह दिया। एसिमेट्रिकल में बेटा हमारे पास स्पॉन्जीज आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? पॉरीफेरा। तो पहली फाइलम के अगर आप फीचर याद करो, सबसे पहले सेलुलर लेवल था, सेल एग्रीगेट थे, और तीसरा हमने क्या बोल दिया? ये कैसे हैं?
एसिमेट्रिकल है। कैसे है हमारे पास? एसिमेट्रिकल। जरा नेक्स्ट सुनना ध्यान से बेटा। सेकंड हमारे पास क्या होता है? सेकंड हमारे पास क्या होता है, ध्यान से समझना इसे। सेकंड हमारे पास क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होती है। अब मैं जरा आपको कुछ चीजें समझा दूं तो उससे आपको समझ आ जाएगा रेडियल सिमेट्री का मतलब। ध्यान से देखना, मैं एक सिलेंडर बना रहा हूं ऐसे, इस तरीके से मैंने एक सिलेंडर बनाया। ध्यान से समझना जो समझा रहा हूं आपको। इस सिलेंडर में से मैंने एक लाइन पास करी है सेंटर से, ऐसे एक सिलेंडर में से मैंने ऐसे एक लाइन पास करी है, ऐसे सिलेंडर में से गई है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये लाइन है, सिंपल एक लाइन है बेटा, ऐसे लाइन है जो सिलेंडर के सेंटर से ऐसे गई है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे प्लेन ले रहा हूं, ऐसे मैं प्लेन ले रहा हूं और उस प्लेन से इसको काट रहा हूं। ऐसा मैं प्लेन लेकर इसको इस प्लेन से इस लाइन पे से काट रहा हूं ऐसे। तो मैं इधर से काट रहा हूं तो ये और ये मिरर इमेज है। जब मैं इधर से काट रहा हूं तो ये इधर का और हिस्सा इधर का हिस्सा मिरर इमेज है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो पॉइंट गई है, ये पॉइंट गया, इसे कहते हैं, इसे इसे हम क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये किसी भी सिलेंड्रिकल चीज के सेंटर से गया हुआ होता है। अब उस सेंटर को ले लो आप, ध्यान से सुनो, उस सेंटर को लेकर आप ऐसे प्लेन से काटो। एक बार आप ऐसे काटो, एक बार ऐसे काटो, कई प्लेन से काट सकते हो आप। तो वो काटो उसी पॉइंट से। तो जब आप उस पॉइंट को लेकर, ध्यान से सुनो बेटा, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से उस सिलेंडर को देखेंगे, वो जो पॉइंट था उस पॉइंट को मैंने बोला एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और उस पॉइंट पे से मैंने कई जगह से काट दिया। ऐसे काटा तो ये दोनों मिरर इमेज है, ऐसे काटा तो ये इधर वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा मिरर इमेज है। ऐसे काटा तो अपर हाफ लोअर हाफ मिरर इमेज है। तो उस पॉइंट से जब मैं कई बार कट कर दूंगा तो इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है, रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है बेटा कि मल्टीपल प्लेन होते हैं which can divide organism into टू इक्वल हाफ, जो मिरर इमेज है। जैसे हाइड्रा बनाते हैं, ध्यान से देखना, ये मैं ऐसा हाइड्रा बना रहा हूं, इस तरीके से मैं हाइड्रा बना रहा हूं, ठीक। इस हाइड्रा को मैं कई प्लेन से कट कर रहा हूं, कई प्लेन से क्या कर रहा हूं, इस हाइड्रा को कट कर रहा हूं। एक मैंने इस प्लेन से कट कर दिया, एक मैंने इस प्लेन से कट कर दिया, एक मैंने इस प्लेन से कट कर दिया, कई प्लेन से कट कर रहा हूं और मिरर इमेज बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी सिमेट्री हो गई हमारे पास? रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री हो गई हमारे पास? रेडियल सिमेट्री। रेडियल का मतलब होता है आप बहुत सारे प्लेन से इसको क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। तो अगर मैं फाइलम वाइज आऊं, तो पहली फाइलम जो कि पॉरीफेरा थी वो हमारे पास थी एसिमेट्रिक, क्लियर। दूसरी फाइलम हमारे पास, सेकंड फाइलम हमारे पास कौन सी है बेटा? सेकंड फाइलम हमारे पास कौन सी है? सेकंड फाइलम हमारे पास कौन सी है? जो सेकंड फाइलम है वो हमारे पास सिलेंड्रेटा, ये हाइड्रा वाली फाइलम है। और एक और थर्ड कौन सी है? टीनोफोरा। इन दोनों में हम कौन सी सिमेट्री कंसीडर करते हैं? रेडियल। तो इसमें आ गई रेडियल और ऊपर वाले में आ गई हमारे पास एसिमेट्रिक, क्लियर, एसिमेट्रिक, ठीक है। बोलो बेटा, क्लियर? ये समझ आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। Yes, sir. बेटा आप पहले मुझे ये बताओ, रेडियल Yes, सिमेट्री क्या याद करना है? एक मिनट रुक जा बेटा, एक सेकंड दे मुझे। आपको याद करना है बाइलेटरल सिमेट्री कैसे होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके से अगर डिवाइड करेंगे तो एक प्लेन ये बन गया, एक प्लेन ये बन गया। या अगर मैं ह्यूमन को डिवाइड करूंगा ऐसे, तो एक ही प्लेन से मैं डिवाइड कर सकता हूं ह्यूमन को, है ना, ऐसे एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकता हूं, ऐसे एक हाफ इधर एक हाफ इधर। बाइलेटरल का मतलब सिंगल प्लेन, ठीक है, सिंगल प्लेन।
अब जरा मेरी बात देखो जरा, फिश है, इसको ऐसे डिवाइड करके एक हाफ इधर और एक हाफ इधर, और मैं कर कैसे रहा हूँ, जैसे ये फिश है मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे डिवाइड करूंगा तो एक हाफ, क्योंकि फिन्स इस साइड भी होंगे और पीछे साइड भी होंगे, उसे हम क्या कह रहे हैं, बाइलेटरल, उसे हम क्या कह रहे हैं, बाइलेटरल। पूछ बेटा क्या पूछ रही, देख रेडियल एक्चुअल में होता क्या, तेरे को ये दिख रहा है सिलेंडर, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म हो, इस ऑर्गेनिज्म में इधर हाथ हो इसके ऐसे, इधर हो ऐसा कुछ, इधर कुछ हो, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म को, ये एक पॉइंट है यहाँ पे सेंटर में, इस ऑर्गेनिज्म को अगर मैं ऐसे कट कर दूं इस तरीके से यहां से, तो ये जो दो हाफ बनेगा इधर का ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज। अगर मैं इसको इधर से कट करूं बेटा, इधर से ऐसे कट कर दूं, तो ये वाला पार्ट भी ये वाला पार्ट आपस में क्या होगी, मिरर इमेज। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को मोर देन वन प्लेन से कट कर सको। कैसे कट कर सको, कैन कट बाई, कैसे, मोर देन वन प्लेन, वन प्लेन, एक प्लेन से ज्यादा पे आप कट कर सको, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल, उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एक से ज्यादा प्लेन से इक्वल नहीं होगा, है बेटा, दोबारा बोल, इक्वल नहीं होगा। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से। अब हमने क्या पढ़ा अभी तक, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास, ध्यान सुनो, हमारे पास पॉरीफेरा, पॉरीफेरा कैसे हैं, एसिमेट्रिक, पॉरीफेरा कैसे हैं बेटा, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। सिलेंड्रेटा गोल होते हैं सिलेंड्रिकल के तरीके से। टीनोफोरा, इन दोनों में बाइरेडियल, सॉरी इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल। फोर्थ फ्लैट वॉर्म, जिसे आप प्लेटी हेलमिंथ्स कह रहे हैं। हेलमिंथस। फिर कौन सा ग्रुप आता है, एस्की, राउंड वॉर्म, हाँ राउंड वॉर्म, एस्की हेलमिंथ्स, हेलमिंथ्स वॉर्म के लिए होता है। एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, मोलस्कस, ठीक है, मोलुस्का, मोलस्का, एक्टिन, और Echinodermata. अब ध्यान से सुनना जो समझाऊंगा। इसके बाद से ये सारे बाइलेटरल हो गए सारे, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, इकाइनोडर्मेटा में गड़बड़ थी। उसका जो लार्वा था, लार्वा था, इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा था वो कुछ इस तरीके का था, ऐसा था कि उसको बाइलेटरल सिमेट्री में रख सकते थे। लेकिन जब उसका एडल्ट बना, जब उसका क्या बना, एडल्ट बना, ऐसा स्टारफिश जैसा एडल्ट बना, तो उसमें रेडियल सिमेट्री आ गई। तो जो लार्वा होता है उसमें कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल, 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 और इसमें क्या होती है, रेडियल। रेडियल। तो अगर आपसे पूछे रेडियल सिमेट्री वाला कोई ऑर्गन सिस्टम वाला है क्या, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। यहां तक समझ आया नहीं आया बताओ, हाँ, यस सर, क्लियर। तो ये इसमें कौन सी सिमेट्री है, रेडियल है। जो स्टारफिश होती है ना बेटा, उसमें रेडियल सिमेट्री है ना, रेडियल सिमेट्री है। तो ये तो अडल्ट है ना, अडल्ट। बेटा दो स्टेजेस होती है जी, देखो जिन ऑर्गेनिज्म में लार्वा बने, लार्वा फॉर्म हो, उन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट का मतलब पहले एग में से लार्वा बनेगा फिर एडल्ट बनेगा, उन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इकाइनोडर्मेटा में लार्वा बनता है और एडल्ट बनता है, पर एडल्ट में कौन सी सिमेट्री आ जाती है, एडल्ट में आ जाती है कौन सी, रेडियल। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना बेटा, ध्यान से सुनना, मुझे एक चीज बताना आप लोग कि देखो सुनना इस चीज को, हम कह रहे हैं कि बाइलेटरल एक एडवांस फीचर है। बाइलेटरल कैसा फीचर है, एडवांस फीचर है। बाइलेटरल क्या है, हमारे पास एडवांस फीचर है, ठीक है। बाइलेटरल हमारे पास एडवांस फीचर है। एडवांस का मतलब हो गया कि अलग ही है कुछ इसमें बाइलेटरल में, ध्यान से सुनना। एडवांस फीचर है किसके कंपैरिजन में, रेडियल के कंपैरिजन में।
अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, सुनना। क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब इसका पहले मतलब समझा दूं, तब समझना, इसे आपको समझ आएगी बात। रेट्रोग्रेसिव वर्ड का मीनिंग बताओ, इंग्लिश का वर्ड है ये, मीनिंग बताओ। प्रोग्रेसिव पता है सबको? अरे प्रोग्रेसिव वर्ड का तो मीनिंग पता होगा। Yes, sir. आगे बढ़ना, मतलब आगे बढ़ना, आगे जाना, प्रोग्रेस करना। रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होगा? घट उल्टा आना, घट रिवर्स। ठीक। वही तो बोल रहा मेटामॉर्फोसिस हूँ। का मतलब होता है लार्वा टू एडल्ट। तो ये जो है बायलेटरल से रेडियल होना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आया समझ? Yes, sir. बोलो, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? लार्वे से एडल्ट बनना। रेट्रोग्रेसिव मतलब पुराने फीचर की तरफ आ गया। तो किसको नहीं समझ आया बताओ? ये आया बेटा समझ? सर Yes, ये sir. रेट्रोग्रेसिव नहीं, चलो इसको आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा जब स्पॉन्जेस तब बात करेंगे। अभी मैं एक चीज Okay. और बता रहा हूँ बेटा, ध्यान सुनो, एक चीज और बता रहा हूँ आपको। अब मैं, जब हमने बायलेटरल ऑर्गेनिज्म बना दिया, ध्यान से सुनो, जब हमने बायलेटरल ऑर्गेनिज्म बना दिया, जैसे मैंने मान लो एक फिश बना दिया ऐसे, ठीक, तो हमने क्या किया, उसके कुछ स्ट्रक्चर्स को हमने नाम, मतलब कुछ एंड्स को नाम देना। बायलेटरल में हम क्या करते हैं, नाम देते हैं कुछ उसके पार्ट्स को, ऐसे करके, जैसे जिस तरफ से ये मूव करती है उस तरफ के स्ट्रक्चर्स को हम एंटीरियर कहते हैं। एंटीरियर, मान लो मैं यहां से एक लाइन बना दूं, तो इधर वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब जिस साइड से मूव करती है। एंटीरियर का अपोजिट होता है पोस्टीरियर। सबको समझ आ रहा है? एंटीरियर का अपोजिट क्या होता है? पोस्टीरियर। तो जिधर टेल Yes. होती है वो एंड क्या हो गया? पोस्टीरियर हो गया। अब जरा ये देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो ये फिश है, ऐसे देखो, ये फिश है, हमने ये हिस्सा एंटीरियर बना दिया, तो ये हिस्सा पोस्टीरियर बना दिया। अब ये जो अपर हिस्से को डॉर्सल कहेंगे, लोअर वाले को वेंट्रल कहेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक सेंटर से लाइन ले जाते हैं, ऐसे सेंटर से लाइन ले जाते हैं, इस वाले हिस्से को हम क्या कहते थे? डॉर्सल। और इस वाले हिस्से को हम कहते हैं वेंट्रल। बेटा वेंट्रल का मतलब सिर्फ ये सरफेस नहीं है, ये पूरे पार्ट को हम वेंट्रल कहते हैं। जैसे मान लो ह्यूमन की बात कर लो, ह्यूमन अगर इस तरीके से लेटा हुआ है जैसे फिश है, तो उसका हार्ट यहां कहीं है, तो हमारा हार्ट वेंट्रल हुआ। Yes, sir. बताओ बेटा। और जिधर आपकी बैकबोन है, इधर इस बैकबोन के यहीं आपके नर्व कोड है, उसी में आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड कौन सी हुई? डॉर्सल हुई कि नहीं? Dorsal. ये डॉर्सल वेंट्रल का मीनिंग समझ आया नहीं आया? दोबारा बताऊं Yes, sir. आगे सर. बेटा, किसी किसी फिश को लेकर ऐसे काटो, ऐसे ऐसा एक हॉरिजॉन्टल कट लगाओ ऐसे, तो जो उसके नीचे वाले पार्ट्स आएंगे सब वेंट्रल आएंगे, और अपर पार्ट क्या आएंगे? डॉर्सल आएंगे। एक अपर पार्ट हमारे पास क्या आएगा? डॉर्सल आएगा, है ना? अपर पार्ट, एक सेकंड दो। बेटा आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. एक, सर एक सेकंड देना बस, अगर मैं नेटवर्क कनेक्ट करूं।
चलो देखो आपको आपको क्या क्या समझाया मैंने। सबसे पहले आपको समझाया और मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड हमने बात कर ली बॉडी प्लान की। थर्ड हमने बात कर ली वेंट्रल क्या होता है, डॉर्सल क्या होता है, सिमेट्री के बाद एंटीरियर पोस्टीरियर। अब मेरी बात सुनो, ये जो साइड होती है, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे देखना मेरी तरफ, दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल, दिस वन इज एंटीरियर जिस तरफ से मूव करता है, दिस वन इज पोस्टीरियर। लेकिन जो साइड्स है, साइड्स मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, दिस वन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? जो साइड्स हैं उन साइड्स को हम कहते हैं लेटरल। उन साइड्स को क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल बोलते हैं। साइड्स को, हाँ ठीक है कुणाल, साइड्स को हम क्या बोलते हैं? लेटरल बोलते हैं। ये जैसे मुझे एक चीज बताओ, हमारा जो ये है हाथ, हाथ है वो साइड्स में लगे हुए हैं। हाथ और पैर एक्चुअल में साइड्स में मानते हैं हम लोग। तो हाथ जो है हमारे वो साइड्स में लगे हुए हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेटरल। उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेटरल। डॉर्सल मतलब ऊपर, वेंट्रल नीचे, पोस्टीरियर ये रहा, एंटीरियर ये रहा। क्लियर? और साइड्स को हम क्या बोलते हैं? लेटरल। साइड्स को हम क्या बोलते हैं? लेटरल। जरा मैं एक डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। मैंने कुछ ऐसे बनाना है, आपके लिए ऐसे बना रहे हैं। ध्यान से देखना जो चीजें दिखा रहा हूं। क्लियर? मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा। देखो, दिस अपर रीजन इज कॉल्ड dorsal, डॉर्सल, दिस वन इज posterior, समझ, पोस्टीरियर। इधर से मूव कर रहा है तो posterior, एंटीरियर। पर एंटीरियर पोस्टीरियर बायलेटरल में बनेगा, रेडियल में नहीं बनता। ठीक? उसके ऊपर उस साइड जाएंगे, देखो दिस इज लेटरल, दिस साइड इज, दिस वन इज lateral, लेटरल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं ये जो कॉर्नर है ये वाला, ये डॉर्सल और लेटरल के बीच में है, yes, सबको दिख रहा है? yes, sir. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डॉर्सोलेटरल। इसी तरीके से इस कॉर्नर को क्या लिख सकता हूं? ventrolateral, वेंट्रोलेटरल। कुछ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? yes, नीचे होगा ना वेंट्रल इसके, बोलो बेटा, सही है? बताओ। yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो ये डॉर्सोलेटरल है, ये वेंट्रोलेटरल है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, हमारे हाथ जो है लेटरल है। एक्चुअल में जो ह्यूमन होता है बेटा, ह्यूमन का ये हेड हो गया, ट्रंक, इतना हिस्सा ही बॉडी का पार्ट होता है। ये पैर, ये और ये बेटा लेटरल कंसीडर किए जाते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर? हमारा एंटीरियर ये है, तो एक तरीके से हमारा माउथ वेंट्रल हुआ। अगर हम ऐसे लेटे हुए हैं, इस तरीके से अगर हम लेटे हुए हैं बेटा, माउथ नीचे की तरफ है, बताओ। Yes, sir. यस हमारा सर। माउथ क्या हुआ? Ventral, वेंट्रल हुआ। अब देखना एक चीज, जरा मुझे एक चीज आपको समझानी है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ाया जाएगा, ध्यान से सुनना। एक फिश ऐसी होती है जिसमें मैं कहूंगा ऐसा, ऐसा माउथ। एक फिश ऐसी होगी जिसमें हम पढ़ेंगे माउथ ऐसा। इसका Whale, माउथ वेंट्रल है, दिख sir. रहा है सबको? यहां होगा ना Yes, sir. माउथ इसका। इसका माउथ कैसा है? टर्मिनल, एंड पर है। बोलो, आ रहा है, समझ नहीं आ रहा? yes, sir. क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ऐसा वाला माउथ होता है शार्क्स का, इसलिए बड़ा Whales खुलता का है। भी है बेटा? ना whale. वेल मैमल है यार, मैमल की बात बाद में करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते। ये तो हमने आपको वो बता दिया बेटा, अब सिलोम बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। इसके बाद हम लोग बता रहे हैं सिलोम क्या होता है। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया ये क्या नाम है, हमने पढ़ लिया ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया बॉडी प्लान। बॉडी प्लान 3 तरह के पढ़े। थर्ड हमने पढ़ ली सिमेट्री। अब हम बात कर लेते हैं एक बार जर्म लेयर पे।
जर्म लेयर्स का क्या मतलब है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, एनिमल में जाइगोट, ध्यान से सुनो मैं जो समझाऊंगा। जाइगोट में माइटोसिस होती है, डिवीजन होती है, उससे सेल्स का ग्रुप बनता है, ऐसे खूब सारे सेल्स बनते हैं। ठीक, अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब ये सेल्स क्या करते हैं, कुछ लेयर्स में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे लेयर्स में आ जाते हैं। ये जो लेयर्स होती हैं इनका फेट फिक्स होता है। मतलब ये जो लेयर्स हैं बेटा, ये जो लेयर्स हैं, ध्यान से सुनो मैं समझा रहा हूं। मेरे पास क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के वक्त कुछ लेयर्स बनती हैं। ये लेयर्स का फिक्स होता है कि ये क्या क्या बनाएगा, कि ये स्किन बनाएगा, ब्रेन बनाएगा, ऐसे फिक्स होती है। इनका लेयर्स का क्या होता है, फिक्स होता है। तो इन ऐसी लेयर्स को हम नाम देते हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब दे हैव कैपेबिलिटी टू जर्मिनेट, और हम बोल सकते हैं दे हैव कैपेबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। लेकिन हर जर्म लेयर्स का फिक्स होता है। नॉर्मली क्या होती है हमारे पास, नॉर्मली क्या होती है बेटा, जर्म लेयर कितनी बनती है, पहले पहले दो बनती है। एक को कहते हैं हम एक्टोडर्म, दूसरी को कहते हैं एंडोडर्म। इनके बीच में एक जर्म लेयर और आ जाती है बाद में, उसे हम कहते हैं मीजोडर्म। उसे हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म। मीजोडर्म, डर्म का मतलब हम यहां पे कह रहे हैं लेयर, सही है। एक्टो, एंडो, मीजो, इन लेयर्स के क्या मतलब है समझ लो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हर लेयर का फिक्स होता है कि बॉडी का कौन सा हिस्सा बनाएगा, ये ऑलरेडी फिक्स होता है इनके अंदर। और क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल्स के बने हुए हैं, इसलिए इन्हें हम क्या नाम देते हैं, जर्म लेयर्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, जर्म लेयर्स नाम देते हैं। तो जैसे मान लो मैं वो लिख रहा हूं आपको, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा, हमारे पास जो पहली तीन फाइलम है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और थर्ड टीनोफोरा, इनमें तीसरी जर्म लेयर नहीं बनती। सिर्फ कितनी जर्म लेयर बनती है, दो जर्म लेयर होती है, सिर्फ दो जर्म लेयर्स होती हैं। इसीलिए इनको हम नाम देते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब दो, ब्लास्टिक का मतलब डेवलपमेंट को लेके बात करते हैं एम्ब्रियो के। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हुआ कितनी जर्म लेयर, दो। कितनी जर्म लेयर, दो। दो। ये चीज समझ आ गई बेटा, क्लियर। उसके बाद जितनी भी फाइलम है, कौन सी, कहां से लेके, फ्लैट वॉर्म से लेके, सारी फाइलम में तीन जर्म लेयर होती हैं सब में। इसके बाद इवन ह्यूमन तक, उन तीन जर्म लेयर के नाम है एक्टोडर्म, मीजोडर्म बीच में, और एंडोडर्म। अरे इन लेयर्स का मतलब समझ आ रहा है, पहले ये समझो। ये लेयर्स हमारी बॉडी के सारे पार्ट को बनाएंगे। जैसे मैं खुद बोल सकता हूं, जैसे स्किन फ्यूचर में एक्टोडर्म से बनी है। हमारे पास हार्ट, हमने कहा, जैसे हमने कह दिया मसल्स, मीजोडर्म से बनी है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है बेटा, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, अलग अलग जर्म लेयर्स बनती है। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, अलग अलग क्या बनती है बेटा, जर्म लेयर्स बनती है। जर्म लेयर का मतलब समझ आ गया, बताओ जल्दी बोलो बेटा, नहीं तो दोबारा बताऊं।